तो अब शुरू कर रहे हैं एपरेंट डेप्थ रे ऑप्टिक्स में। ये टॉपिक है। देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि ये एक डेंसर मीडियम है। आप अज्यूम कर सकते हैं कि वाटर लेवल ही है, इसमें है ना, वाटर भरा हुआ है और ये वाटर लेवल है, ठीक। और यहाँ पे मान लीजिए आपने एक कॉइन रख दिया। क्या रख दिया? कॉइन, ठीक। तो ये कॉइन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये कॉइन ऊपर दिखेगा। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कितना ऊपर दिखेगा। तो हम लोग यहां से सबसे पहले एक लाइट भेजेंगे सीधा सीधा, है ना, नॉर्मली भेजे तो बिना डेविएशन के चला गया। और दूसरा, जब हम लोग किसी एंगल पे भेजे तो वो रिफ्रैक्ट हुआ और यहां से आता हुआ अपीयर हुआ। ये दोनों लाइट रे तो यहीं से आता हुआ नजर आ रहा है। तो कॉइन हमको यहां दिखेगा, यानी एक्चुअल डेप्थ अगर डी नॉट था तो अब जो डेप्थ है वो डी है। ये बताना है इस इंटरफेस से डी और डी नॉट में क्या रिलेशन है, प्रोवाइडेड ये बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनआर मान ले रेयरर मीडियम के लिए और एन डी मान ले डेंसर मीडियम के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा डी और डी नॉट में रिलेशन, वो देखते हैं। अच्छा, इसमें जो भी एंगल्स हैं उन एंगल्स को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि दे आर स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल्स का क्या मतलब होता है? वी कैन यूज दिस अप्रोक्सीमेशन कि साइन थीटा is approximately equal to theta is approximately equal to tan। ये यूज करेंगे हम लोग। अब क्या करते हैं, देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। क्लियर है कि ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, है ना, सी लिखने का मतलब नहीं। और ये आर है तो ये आर है, देख रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये लाइन तो सीधा आया और ये लाइन भी उसी के सीधा में, तो ये आर है तो ये भी आर होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, ये आर है तो ये आर होगा किस एंगल से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों नॉर्मल आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्या लिखते हैं? एन डी इंटू साइन आई, एन डी इंटू साइन आई इक्वल्स टू एन आर इंटू साइन आर। अब साइन आई को आई लिख सकते हैं क्या? वही साइन थीटा को थीटा लिख रहे हैं, तो एन डी इंटू आई इक्वल्स टू एन आर इंटू आर। अब tan i और tan r का वैल्यू निकालना है। इसमें नंबरिंग कर देते, a b c और ये d। तो हम लोग अगर लिखना चाहें tan i, तो tan i क्या होगा? tan i होगा ab अपॉन ac। उसी तरह से tan r क्या होगा? tan r होगा ab अपॉन ad होगा। अब i की जगह tan i और r की जगह tan r रख सकते हैं क्या अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हुए? यानी एन डी इंटू ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू एन आर इंटू ए बी बाई एडी हो जाएगा। AB और AB कैंसिल हो जाएगा। AD निकल के क्या आ जाएगा? AD इक्वल्स टू आ जाएगा AC इंटू NR बाई ND। AB इक्वल्स टू AC इंटू NR बाई ND। और AD जो है इट इज नथिंग बट D इक्वल्स टू D नॉट ओरिजिनल डेप्थ इंटू NR बाई ND। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। इसमें हम लोग नॉर्मल शिफ्ट भी निकाल सकते हैं। क्या है नॉर्मल शिफ्ट?
देखिए ये जो चीज है जितना से ये ऊपर उठ गया इसी को हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। तो क्या लिखेंगे नॉर्मल शिफ्ट? नॉर्मल शिफ्ट इक्वल्स टू डी नॉट माइनस बी, यानी कि डी नॉट माइनस डी नॉट इंटू एन आर बाई एन डी। तो डी नॉट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एन आर बाई एन डी, है ना। तो ये हो गया नॉर्मल शिफ्ट। अब हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन यहां लेने जा रहे हैं, और वो अप्रोक्सीमेशन क्या है देखिए। अप्रोक्सीमेशन नहीं कहेंगे, है ना, स्पेशल केस कह लीजिए। तो वो स्पेशल केस क्या है देखिए, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनआर इज 1, है ना। रेयर मीडियम एयर है, तो एयर होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, और एन डी यानी डेंसर मीडियम को एन लिख लो, है ना। अब सब्सक्रिप्ट की जरूरत नहीं। उस केस में d इक्वल्स टू आ जाएगा डी नॉट इंटू 1 बाई एन, यानी n क्या निकल के आ जाएगा डी नॉट बाई डी, यानी रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, ये जो आ जाएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इसके बाद और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग एपरेंट शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट इसमें भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल शिफ्ट इसमें निकाले तो क्या आएगा, नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा डी नॉट माइनस डी, यानी कि डी नॉट माइनस डी नॉट बाई एन। अब डी नॉट कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई, ये हो गया नॉर्मल शिफ्ट, है ना। ये नॉर्मल शिफ्ट हो गया इस स्पेशल केस के अंदर। यानी कि ये जो एक ये जो पॉइंट निकल के आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमारे पास एक ग्लास स्लैब हो, ठीक है, जिसमें आप कहीं से भी देख रहे हो, इसका थिकनेस बस t हो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो यहां अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसमें जो शिफ्ट आता है, ये जो शिफ्ट है, ये है ना, ये मान लो ऑब्जेक्ट है और ये यहां पे वो दिख रहा है, तो इसमें जो शिफ्ट है वो शिफ्ट इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वो हो जाएगा t इंटू 1 माइनस 1 बाई इतना शिफ्ट आएगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी अगर लेंगे, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स भी लेंगे। मान लो ऐसे ले लिया, बहुत सारे स्लैब्स हो गए, ठीक, ये लिख लिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स अगर लेंगे, n1 जिसका थिकनेस है t1, n2 जिसका थिकनेस है t2, n3 जिसका थिकनेस है t3 एंड सो ऑन, ऐसा m तक हो सकता है, nm जिसका थिकनेस है tm। और तब उसमें अगर हम लोग एपरेंट डेप्थ की बात करेंगे, एपरेंट डेप्थ, तो वो क्या हो जाएगा t1 बाई n1 प्लस t2 बाई n2। अच्छा, ये फॉर्मूला आप तब भी लगा सकते हैं जब बीच में अगर खाली जगह हो, tm बाई n, उसमें बस ध्यान रखना है कि जहां खाली जगह वहां पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इस केस में नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, नॉर्मल शिफ्ट इस केस में कितना होगा, ये हो गया कॉम्बिनेशन, समझ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब। ये हो गया केस ऑफ ग्लास स्लैब, हेडिंग में इसको ग्लास स्लैब लिखिएगा और इसमें लिखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब। अब नॉर्मल शिफ्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा t1 प्लस
T2 up to Tn minus T1 by N1 minus T2 by N2 माइनस, है ना, Tn by Nm, Tm by Nm, है ना, ये भी m है, m तक ले रहे हैं ना। तो सब में से पेयर वाइज T1 अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 बाई N1 हो जाएगा, फिर T2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 बाई N2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। Tm जो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई Nm हो जाएगा, है ना। तो ये नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब्स। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट केस होता है, अगर उल्टा हो, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर मीडियम में हो और जो ऑब्जर्वर है वो डेंसर मीडियम में हो, है ना। ये मान लो ND है, तो अगर ऐसा होगा, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम है, तो लाइट ऐसे चला, नॉर्मल जो चला वो तो ऐसे ही गया, लेकिन जो लाइट किसी एंगल पे गया वो तो रिफ्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वो कहां से आता हुआ अपीयर होगा, एक हाइयर जगह से। तो अगर ये H0 है और ये हमारा H है, समझ रहे हैं, ये हमारा H है जो एपरेंट हाइट है, ठीक है, यहां से अपीयर हो रहा था वो, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ बेसिकली इमेज बन रहा है, वहां पे वो दिख रहा है। तो ऐसे केस में क्या करें, फिर से हम लोग वैसा ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या रिलेशन होगा, उस रिलेशन को डायरेक्टली बता दें, है ना। चलिए अब डिराइव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये R हो गया, तो ये भी R हो गया, तो ये भी R हो गया, ये I है तो ये भी I है, ये A है, ये B है, ये C है, और या O और I लिख लिया तो बात ही खत्म हो गई, है ना। तो यहां भी NR इंटू साइन I इक्वल्स टू ND इंटू साइन R, ये हो जाएगा। NR इंटू साइन I को I लिख लेंगे, ND इंटू साइन R को R लिख लेंगे, NR इंटू I को tan I लिख लेंगे, तो tan I होगा P बाई B यानी AB बाई AO इक्वल्स टू NT इंटू tan R लिख लेंगे। tan R क्या होगा, AB बाई AI, क्या आएगा, AB बाई AI, AB से भी कैंसिल, तो AI जो होगा इक्वल्स टू AO इंटू ND अपॉन N, ठीक है, यानी कि H इक्वल्स टू H0 इंटू ND अपॉन N। तो ये H आ गया, है ना, ये हमारा यहां तक का काम हो चुका। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब ये एपरेंट हाइट हो गया, बेसिकली एपरेंट डेप्थ की जगह एपरेंट हाइट है ना। अब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में एक और एप्लीकेशन जो बच जाता है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, और ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों को डिस्कस करेंगे। इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब नया हेडिंग ले रहे हैं। नया हेडिंग कौन सा है, तो नया हेडिंग है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझिएगा। अगर टोटल वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब कोई एक चीज ऐसा भी होता होगा जिसको हम लोग इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे, है ना। क्या है इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो पहले देखेंगे। देखिए, जब भी कोई लाइट
ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया फॉल करता है तो वो रिफ्रैक्ट तो होता ही है, साथ ही साथ कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी होता है। इसी को हम लोग इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कभी भी हो सकता है, लाइट रेयरर से डेंसर जा रहा हो तब भी, और लाइट डेंसर से रेयरर जा रहा हो तब भी। लेकिन ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, इसमें कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है। आपने सुना होगा कि लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल करे तो अ पार्ट ऑफ लाइट गेट्स एब्जॉर्ब, एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, एक पार्ट ट्रांसमिट होता है। तो यहां भी वही हो रहा है, लेकिन इसका इस टॉपिक से संबंध नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा वो देखिए। जब लाइट डेंसर से रेयरर ट्रैवल कर रहा हो, मान लो ये लाइट सोर्स है और लाइट यहां से चली, ऐसा चला, ठीक। जब सीधा गया, फॉल किया, सीधा गया तो सीधा पार कर गया। अब लाइट ऐसे गया, लाइट ऐसे ऐसे गया। जब लाइट ऐसे जाएगा तो आप देखेंगे कि ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों? लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो था, लेकिन यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ वैल्यू ले लिया और उससे बड़ा वैल्यू हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। यस और नो? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बढ़ रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन कौन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि यहां पे तो दोनों जीरो थे, यहां पे आए तो दोनों बढ़ा, लेकिन कौन ज्यादा बढ़ गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो पहले कौन 90 हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 पहले हो जाएगा किस एंगल पे? एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर डेफिनेशन पूछा जाए, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, so critical angle is that angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree when light travels from denser to rarer medium। ठीक है, critical angle कभी नहीं आएगा अगर लाइट कहां से कहां ट्रैवल करे? रेयरर से डेंसर। देखेंगे अगर रेयरर से डेंसर होता है तो क्या सिचुएशन बनता है, उसको भी समझेंगे। तो आईसी और 90 डिग्री वाला ये तो हो गया। अब इसके बाद अगर आप फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते हैं, मतलब अब एंगल आई जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो अब रिफ्रैक्शन नहीं होके क्या हो जाता है? फुल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं कि यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, यहां भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन सारे केसेस में हो रहा है, दीज आर इंटरनल रिफ्लेक्शंस। बट यहां जो हो रहा है इसमें जरा सा भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, फुल रिफ्लेक्शन हो रहा है। 100% of the light is getting reflected. That is why this phenomenon is called total internal reflection. तो अब क्वेश्चन उठता है, what are the two conditions for total internal reflection? First, light must travel from denser to rarer, और दूसरा है कि angle of incidence must be greater than critical. Angle of incidence जो है वो critical angle से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो ये दो कंडीशंस है जिसमें TIR अकर होता है। अब इसमें डेरिवेशन क्या पूछा जा सकता है? क्रिटिकल एंगल का डेरिवेशन। तो यहां अगर ND है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहां NR है, तो ND इंटू साइन IC क्या लिख सकते हैं? NR इंटू साइन 90 डिग्री, है कि नहीं? तो साइन IC का वैल्यू क्या आ गया बताओ? साइन IC इक्वल्स टू NR अपॉन ND, NR अपॉन ND, ये हो जाएगा 1, ये साइन IC का। ठीक है, ज्यादातर समय क्या होता है? अगेन वही है स्पेशल केस, NR जो है वो 1 होता है और ND को हम लोग N ले लेते हैं, तो साइन IC का वैल्यू क्या आ जाता है बताओ? 1/n, ये साइन IC।
अच्छा भाई, अगर n बढ़ेगा तो IC क्या होगा, n घटेगा IC बढ़ेगा, ये रिलेशन होता है। तो ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको कॉपी कर लीजिए पहले। चलिए अब उल्टा प्रोसेस करके देखते हैं। उल्टा प्रोसेस का क्या मतलब है समझिएगा। अब क्या कर रहे हैं, लाइट को रेयरर से डेंसर भेज के देखते हैं क्या होता है। उसमें ऑब्वियसली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर जाता है तो क्या होता है समझिएगा, है ना। दोनों के एप्लीकेशंस को एक साथ पढ़ लेंगे। तो लाइट अगर रेयरर से डेंसर जाएगा, मान लीजिए ये लाइट सोर्स है, तो यहां से ऐसे लाइट गया, तब तो सीधा चला गया मान लो। अब ये लाइट गया, यहां पे गया, देखिए ध्यान से, तो ये ऐसे पहुंचा, है ना। इसी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाए, तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसे तो छोटा ही रहेगा ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होना है। तो पहले 90 कौन पहुंचे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 पहुंच जाएगा तो होगा क्या, है ना। बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मान लो ये नॉर्मल है और लाइट ऐसे आए, तब ना एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हुआ। अब क्या होगा, लाइट ऐसे चला जाएगा, हाँ लाइट ऐसे जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये, इसी को हम लोग ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस शानदार चीज है, ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप कैसे इसको रियलाइज कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा लीजिए। मान लीजिए कि ये डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम पे क्रिटिकल एंगल पे लाइट जाता, ऐसे बन जाता कि नहीं। तो अगर यहां प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाने के लिए एक मिरर लगा दें तो लाइट ऐसे आएगा, तो ऐसे जाएगा कि नहीं, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करिए, लाइट अगर ऐसे जा रहा होता, ऐसे निकल सकता था, यहां मिरर लगा देंगे तो लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे निकल सकता है, समझ रहे हैं। तो यहां पे जो ये आर है ना, वो डेंसर टू रेयरर जब जा रहा था, तो जो क्रिटिकल एंगल होगा वही उतना ही एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। इसी को कहते हैं ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए इसका बहुत ही शानदार एक एप्लीकेशन है कि मान लीजिए आपका एक पॉन्ड है, ठीक है, उसमें एक फिश है। तो फिश का दुनिया कैसा होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं इसके लाइट में, ठीक है। देखिए सनराइज हुआ तो तब हम कहते हैं जब सन होराइजन से ऊपर आएगा, तो जब सन होराइजन पे होगा तो लाइट कुछ ऐसे आएगा, है ना। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा, है ना। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस हुआ, लाइट फिश को मिला ऐसा। तो फिश को सनराइज यहां नहीं दिख के यहां दिख रहा है, ठीक है। और जब सन सेट करेगा तो यहां कुछ सेट करेगा, तो फिर से लाइट जो है वो ऐसे ही आएगा, है ना। अब ये कहीं भी इंसिडेंट होके पहुंच सकता है, यहां पे पहुंचा, तो अब की बार फिर से यहां कुछ फिश को सन दिखेगा, है ना। मतलब फिश के लिए सन यहां पे राइज करेगा और यहां पे सेट कर जाएगा, बस यही हो रहा होगा इसकी दुनिया में, यही हो रहा है, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इसका ग्रेजिंग इंसिडेंस का, ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशंस हम लोग देख लेते हैं टीआईआर के, ठीक है। टीआईआर के कुछ एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन आपका मिराज है। मिराज
मिराज। मिराज क्या है ना, आपने देखा है उसको हिंदी में कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी डेजर्ट में कोई मृग हो यानी हिरन हो और वो देखे दूर में उसको पानी दिखेगा तो उसको लगेगा कि बहुत अच्छा चीज है, मतलब प्यासा है बेचारा, तो दौड़ के वहां तक जाएगा तो वहां पे उसको फिर से सैंड मिलेगा और फिर कहीं और दूर उसको फिर से पानी दिख रहा होगा, है ना। तो ह्यूमन नेचर भी ऐसे ही है, मृग तृष्णा में फंसा हुआ ह्यूमन नेचर है कि जो आसपास की चीजें हैं वो अच्छी नहीं दिखती, है ना, जो हमेशा दूर की चीजें अच्छी दिखती हैं, है ना, इसीलिए उसको मृग तृष्णा कहते हैं। अब ये मिराज जो है वास्तव में क्या होता है, आप पिच रोड में अगर जा रहे हो, डेजर्ट में होना जरूरी नहीं है, पिच रोड में जा रहे हो तो आप दूर देखेंगे, स्कूल बस में आप बैठे हो, दूर से आपको दिखेगा कि कहीं दूर पे वहां पे पिच पे पानी है कहीं, ठीक है, बहुत गर्मी का दिन होना चाहिए उसके लिए। और जब आपकी बस वहां तक पहुंचेगी तो आप देखेंगे अरे यहाँ तो पानी ही नहीं है, फिर कहीं और बहुत दूर पानी है। तो वो पानी का एहसास क्यों होता है ह्यूमन माइंड को, वो समझते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, यहाँ आप खड़े हैं और यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक है, ऐसा। अब गर्मी है बहुत ज्यादा और ये पिच रोड या डेजर्ट क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉट होता है। तो उस हॉटनेस की वजह से यहाँ पे अलग अलग लेयर में एयर डिवाइड हो जाता है, पूरा एयर जो है वो कई लेयर्स में बट गया, एयर जो है वो क्या हुआ, कई लेयर्स में बट गया। और एज अ रिजल्ट क्या होता है समझिए, लाइट यहां से चला, एक देखिए, एक तो ये है कि लाइट यहां से चला आपकी आंखों तक डायरेक्टली पहुंचा, तो आपको सामने वाला ऑब्जेक्ट तो दिख ही रहा है, लेकिन कुछ लाइट रेज जो ऐसे चले वो लगातार रेयरर मीडियम की तरफ जा रहे हैं। एयर का जो डेंसिटी होता है लगभग लगभग उसका ऑप्टिकल डेंसिटी उसी को फॉलो करता है, तो जितना कम डेंसिटी होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतना ही कम होगा। तो अगर ये नीचे एकदम हॉट हो गया तो उससे सटा हुआ एयर थोड़ी ठंडा रहेगा, वो भी गर्म होगा, और बहुत गर्म एयर जो होता है उसका डेंसिटी बहुत लो होता है। तो इससे ठंडा ये तो उसका डेंसिटी थोड़ा और ज्यादा, उससे ठंडा ये तो और ज्यादा डेंसिटी, और जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी। तो लाइट जो ऐसे ट्रैवल कर रहा है वो लगातार डेंसर से रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर मीडियम आ रहा है, तो हर जगह पे वो हल्का स्लाइटली बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल के स्थिति में है कि नहीं, हर जगह है, क्योंकि वो डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर चल रहा है, तो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लगातार उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगले लेयर के लिए बढ़ता जाएगा। एक तो ऐसा समय आएगा ना जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे वो लगातार ऐसा हो रहा है, तो इसलिए कर्व पाथ टाइप का फॉलो करेगा रे, और उसके बाद एक जगह पे आके वो क्या होगा, PIR कर लेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट आपको यहां से आता हुआ नजर नहीं आके आपको लाइट यहां से कुछ आता हुआ नजर आए। अब लाइट आ तो यहीं से रहा है, तो आपको दिखेगा तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट, नीचे में अगर हमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखे, तो क्या एहसास होगा बताइए, अरे एक इमेज बन गया, मिरर इमेज बन गया। तो अब दिमाग इंटरप्रेट करता है कि क्या कारण होगा, क्यों वहां इमेज बनेगा, तो पानी हो सकता है,
है ना, पॉन्ड होता है, बगल में पेड़ हो तो नीचे में इमेज बनता है, तो शायद वहां पानी हो, इसकी वजह से इमेज बन रहा है और इसलिए वो पानी जैसा दिखता है। इसी को मिराज कहते हैं। हॉट समर के किसी दिन में आपको ये दिख सकता है। इसी का जस्ट ऑपोजिट एक बहुत ही शानदार चीज होता है जिसको कहते हैं लूमिंग। लूमिंग इसका जस्ट ऑपोजिट, पूरा ठंडा, पूरा ठंडा मतलब बर्फ, तो लेयर्स भी यहां डेंस, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे एयर का लेयर गर्म होता जा रहा है, तो रेयर। ठीक, अब फिर से आप यहां खड़े और इस बार मान लीजिए कि यहां एक कार है, कार है यहां, है ना, बहुत ही स्टाइलिश कार, और आप एकदम ठंडे जगह पे, फ्रिजिंग जैसा सिचुएशन है, जैसा नहीं, फ्रिज हो गया, वाटर वाटर सब फ्रिज हो गया। एक तो ये आपको डायरेक्टली दिखेगा, तो वहां तो कार आपको दिख ही रहा है ना, डायरेक्टली जो दिखा। कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके ऐसे भी जा रही होंगी, जो लाइट रे ऐसे जा रही हैं, दे आर कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग अगेन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, है कि नहीं, डेंसर से रेयर जा रहे हैं, सो दे मस्ट बी बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। वो लगातार बेंड कैसे कर रहे हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो एक ऐसा एंगल आएगा ना जब वो क्रिटिकल एंगल पहुंच जाएगा, फिर से यहां पे वही सिचुएशन आता है, लाइट ऐसे पहुंचता है, ठीक है, कर्व पाथ को फॉलो करते हो, कहीं पे क्रिटिकल एंगल आता है और वहां से वो टीआईआर होके यहां तक ऐसे पहुंचता है। तो लाइट अब इसको कहां से आता हुआ नजर आएगा, ऊपर से। तो नीचे एक कार दिख रहा है, ऊपर भी एक कार दिखेगा, ये और आश्चर्यजनक चीज है, और इसी को हम लोग लूमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लूमिंग। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो और कुछ एप्लीकेशंस को देखते हैं। उसमें एक जो मेजर एप्लीकेशन है वो है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। आपने देखा होगा डायमंड जो है वो स्पार्कल करता है। तो एक तो ये है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो है वो 2.42 के आसपास है, और उसका जो क्रिटिकल एंगल निकल के आता है वो आता है 24.4 डिग्री के अराउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट उस पर फॉल करेगा उसका एक बड़ा हिस्सा, जो भी लाइट उसके अंदर में बाहर निकलने के लिए, है ना, ये मान लो डायमंड है, तो बाहर निकलने के लिए जो भी लाइट फॉल कर रहा है, जिसका एंगल 24.4 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो सब बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि टीआईआर हो गया, अंदर ही रह गया। फिर गया तो फिर टकराया, और अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 24 डिग्री से 90 डिग्री है तो अंदर ही रह गया, तो बहुत सारा लाइट उसमें ट्रैप हो जाता है। उसके बाद उसको कट इस तरह से किया रहता है कि कुछ फेसेस से ही लाइट निकले, कुछ फेसेस से ही लाइट निकले, और इसकी वजह से ऐसे ऐसे इस एंगल पे वो कट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उन फेसेस की तरफ से देखने पे वो स्पार्कल करता हुआ दिखता है। तो ये है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड का मेन कॉज। क्या क्या चीजें उसके कॉज में है, उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसकी वजह से उसका लो क्रिटिकल एंगल, दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। उसके अलावा उसका शेप ऑफ कटिंग, वो भी इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ कटिंग। अब कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, भाई साहब उसी शेप में अगर ग्लास को कट करेंगे तो क्या वो भी स्पार्कल करेगा? नहीं। क्यों?
उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री है, लार्ज है। तो जितना डायमंड लाइट को ट्रैप कर पाएगा उतना वो ट्रैप नहीं कर पाएगा। उसके अलावा अगर किसी और शेप में कट कर दें, जैसे मान लो ऐसे कट किया तब तो बढ़िया स्पार्कल कर रहा है, ऐसे कट कर दें तो क्या होगा, तो जो लाइट फॉल करेगा ना वो बायस्ड हो जाएगा, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले से, क्योंकि आपने बढ़ा दिया है नॉर्मल का डायरेक्शन, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए ये था नॉर्मल, पहले ये था नॉर्मल, है ना। अब जब इसको ऐसे ले जाएंगे तो नॉर्मल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताइए। तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज हो जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब है ज्यादा चांसेस है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा रह जाए, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा हो जाएगा तो लाइट बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में लाइट ज्यादा बाहर निकलने लगेगा और इस केस में स्पार्कलिंग कम होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एक स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कहते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। क्या चीज? टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, देखिए प्रिज्म जो है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल अगर हम देखें ग्लास से बना हुआ रहता तो 42 डिग्री के आसपास रहता, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से ज्यादा है, 45 डिग्री के अराउंड है, तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक। अब देखिए ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बहुत यूजफुल चीजें हैं, क्योंकि अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए बढ़िया 100%, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, क्योंकि आप उसमें पीछे सिल्वर कोटिंग करेंगे, वो 99% रिफ्लेक्शन करता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केवल इतना मैनेज कर लीजिए कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो आपको 100% रिफ्लेक्ट करके देता है ना। जो क्वालिटी ऑफ इमेज होगा वो बेस्ट बनेगा। तो अगर मिरर आप यूज करना चाहें, मान लीजिए आपको लाइट को 90 डिग्री से डिविएट करना है, आप उसकी जगह मिरर यूज करते हैं, तो मिरर आपको 100% लाइट रिफ्लेक्ट करके नहीं देगा, लेकिन ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है वो आपको 100% लाइट रिफ्लेक्ट करके दे सकता है, ठीक। तो देखिए इसके अलग अलग काम हैं, जैसे मान लीजिए हमने टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ऐसा लिया, ये बेसिकली एक आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म होता है, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अब मान लीजिए यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, इसी इमेज को हमको 90 डिग्री से डेविएट करा के देना है, तो ये लाइट ऐसे गया, ये लाइट ऐसे गया, यहां पे 90 डिग्री पे 0 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ तो बिना डेविएशन के चला गया, इसके बाद ये ऐसे यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा टोटली। क्यों 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 बताइए? क्योंकि यहां पे जब नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि आपने राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया इस, तो आपको इसका फेस, इस ए का फेस कहां पे दिखेगा? ए दिखेगा यहां, है ना, और ये बी यहां दिखेगा, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। आपने क्या जो ए बी था उसको ए डैश बी डैश बना दिया और 90 डिग्री से डेविएट कर दिया कि नहीं, तो ये एक एप्लीकेशन हो गया टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का। अगर हमको 90 डिग्री से डेविएट करना हो तो, अगर हमें किसी और एंगल से डेविएट करना हो, मान लो हमने ऐसा लिया, लाइट इस तरह से गया, इसमें DIR यहां नहीं होगा, यहां होगा, समझ रहे क्यों? क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहा है, तो DIR तो नहीं होगा।
और ये दोनों लाइट जो है वो पैरेलल होंगे आपस में। ऐसा हो गया। तो आप देखिए 180 डिग्री से डेविएट हुआ क्या, ये अगर A है, ये B है, तो A यहां मिल जाएगा, A डैश और B डैश यहां। तो अगर जस्ट उल्टा करना हो आपको इमेज को, जैसे मान लीजिए इन्वर्टेड इमेज बन रहा हो और आप उसको सीधा करना चाहते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज जो है वो लाइट को एक डिजायर्ड एंगल से डेविएट करके और इमेज को एक डिजायर्ड एंगल पे ऑब्टेन करने के लिए यूज होता है। ये भी क्रिटिकल एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये इसमें एक और सिचुएशन में हम लोग यूज कर सकते हैं प्रिज्म को, और वो ये सिचुएशन है। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ, ये अगेन ये 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री, लाइट ऐसे जाए, ऐसे तो पास हो जाएगा, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा, फिर ऐसे आएगा, ये A है, ये B है, ये A डैश है, ये B डैश है ना। तो यहां पे भी हम लोग इन्वर्ट करने की सिचुएशन में है और 180 डिग्री से लाइट को डेविएट कर पा रहे हैं। ये भी एक और एप्लीकेशन हो गया टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का।